नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आज हम वर्ण विचार करेंगे। तो बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसकी मूल ध्वनियों को सीखना आवश्यक है। वर्ण किसी भी भाषा की मूल इकाई है। मतलब भाषा किससे शुरू होती है? वर्ण से शुरू होती है। ये संबंधित भाषा के प्रत्येक शब्द में विद्यमान होता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। अनेक वाक्यों को मिलाकर हम कहानी, निबंध, नाटक आदि साहित्य की रचना करते हैं। यानी जो भी हम लिखते हैं, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो कविता है, चाहे वो कहानी है, उसको हम शब्दों में लिखते हैं। लेकिन शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार भाषा का निर्माण होता है। वर्णों के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर वर्ण नहीं होते तो भाषा भी नहीं होती। जैसे झरना शब्द है, इसमें झ, धन र, धन अ, धन न, धन आ, तो इससे झरना बना है। इसी प्रकार हाथी शब्द का यहाँ पर वर्ण निक्षेप किया गया है। तो वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड न किए जा सके, वर्ण कहलाती है। तो वर्ण क्या है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, हमारी जो हिंदी भाषा की वर्णमाला है, उसमें कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। और वर्णों के व्यवस्थित मतलब क्रमबद्ध समूह, सीरीज में जो लिखे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 2 हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। तो जो स्वर हैं वो क्या, स्वर के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है प्लुत। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनमें बहुत कम समय लगता है वो है अ, ई, उ, री। फिर उसके बाद तक दीर्घ, यानी उससे कुछ बड़े। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 जो होते हैं वो दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद प्लुत, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक यानी ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, भैया आदि। तो ये ओम जब हम बोलते हैं तो बहुत लंबा हमारा जो साउंड जाता है, तो ये प्लुत स्वर है, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो दूसरा भेद है वो है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, स्वर उनके साथ मिलते हैं, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर अ के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी व्यंजन संख्या में 33 + 2 + 4, तो ये टोटल कितने हो गए? 39 होते हैं। अर्थात क वर्ग से प वर्ग तक और य से ज्ञ तक वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर के साथ बोले जाने वाले ये अक्षर जो हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने स्वर के भेद पढ़े, वैसे ही व्यंजन के भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद बताए हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंदर जाते हैं। इनको 5 भागों में बांटा जाता है। ट वर्ग में ड, ढ ध्वनियां भी सम्मिलित हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में
स्थान की भिन्नता के आधार पर मुख से निकली वायु कुछ स्थानों का स्पर्श करके चलती है। यानी क से लेकर म तक जो व्यंजन है, अगर हम उनको बोलकर देखें अपने मुंह से, तो हम देखेंगे कि वायु जो है मुंह के कुछ भागों को स्पर्श करती है। जैसे क, ये स्थान है कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दंत को और ओष्ठ को। ये स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नाम उनके प्रथम वर्ण के आधार पर है। जैसे क से हो गया क वाली लाइन, तो क वर्ग उच्चारण स्थान इसका क्या है? कंठ। च वर्ग च छ ज झ ङ, इसका तालु। ट ठ ड ढ ढ न ढ ढ, ये मूर्धा है। त वर्ग में है त थ द ध न, तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। प वर्ग प फ ब भ म, तो ये ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। दूसरा इसका जो भेद है वो है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण मुख के भीतर की ओर कंठ से होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ मतलब अंदर से साउंड कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल कंठ के अंदर से आ रहा है, तो इसको अंतस्थ, अंत का क्या मतलब होता है? बिल्कुल अंदर जाकर। अंतस्थ व्यंजन यानी अंतस्थित व्यंजन इनको कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है, मतलब गर्माहट पैदा करती है, गर्माहट के साथ निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी, इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, श, श, स और ह। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। ये 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे क और श से मिलकर बन गया क्ष, क्ष। क और श मतलब क हलंत और श षटकोण वाला, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? कक्षा वाला श। त और र से त्र, त्रिशूल वाला त्र। श और र से श्र, श्रीमान वाला जो श्र बनता है वो बनता है। उसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। ये 2 समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे त प्लस त, तो कुत्ता, कुत्ता में एक आधा त आता है और एक पूरा त, ये द्वित्व व्यंजन है। उसके बाद बच्चा, एक आधा च है और दूसरा पूरा च है, तो ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण है। इसी तरह पक्का और बिल्ली। उसके बाद आता है अयोगवा क्या होते हैं? अंग, अनुस्वार, विसर्ग जो हैं अयोगवा होते हैं। ये ना तो व्यंजन होते हैं और ना ही स्वर होते हैं। इन्हें प्राय स्वरों के साथ रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है। जैसे रंग, गंगा, अंत, प्रातः आदि। तो ये अयोगवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अयोगवा कहलाते हैं। उसके बाद आता है अनुस्वार। स्वर के ऊपर लगने वाला जो बिंदु होता है वो अनुस्वार होता है। इनका उच्चारण न और म के समान होता है, जैसे झंडा, कंधा, कंठ, बंधन आदि। उसके बाद आता है विसर्ग। स्वर के बाद लगने वाले जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, विसर्ग होते हैं, इनका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे फलतः, प्रातः, दुख, अतः, पुनः आदि। अनुनासिक, मुख और नाक से बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, बांस, हंसना, इनको अनुनासिक बोलते हैं। गाँव। उसके बाद आता है हलंत। स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करते समय उनके नीचे एक तिरछी रेखा जो लगाई जाती है, जो तिरछी रेखा लगती है, जैसे जो व्यंजन को आधा करती है, ठीक है, तो इसके लिए जैसे द्वारा में लगाते हैं, तो ये हलंत कहलाती है। इसे हल चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ख के नीचे लगा हुआ है, ध के नीचे लगा हुआ है, म के नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्वरों की मात्राएं दी गई हैं, ये आपने अपनी नोटबुक पे नोट करनी है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की, ई की, फिर ई की, फिर छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की। तो ये आपने ऐसे के ऐसा कॉलम अपनी नोटबुक के ऊपर बनाना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपने जो क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, वो सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो है वर्ण की परिभाषा लिखिए, ठीक है।
तो वर्ण की परिभाषा आएगी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके वो टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। फिर आता है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद वर्णों के भेद हैं स्वर और व्यंजन। आपने इनकी परिभाषाएं और इनके भेदों की परिभाषाएं अपनी नोटबुक पे नोट करनी है। उसके बाद आता है अयोगवाह और उसके बाद आता है अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक और हलंत। फिर आपने स्वरों की मात्राओं का ऐसे ही बॉक्स बना के और फिर आपने इसके अंदर ये लिखना है। तो इतना ही काम करना है आज की कक्षा के लिए, केवल इतना ही। धन्यवाद।